हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या होती है। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। साइट मतलब दृष्टि, ठीक है, दिखाई देना जो है दैट इज साइट। आई साइट बोलते हैं हम, बिल्कुल वही। तो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन ऑफ साइटेडनेस हमारे में प्रोड्यूस करता है। अब अगर अपन यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके कारण लाइट निकल रही है। तो वो ऑब्जेक्ट जिसके कारण लाइट निकल रही होगी उसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सब अब पहले लाइट की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी चीजें क्या होती हैं। तो लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट के कारण ही हमें दिखाई देता है। तो लाइट इनेबल्स अस टू सी। लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट जो है वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। तो लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। इसका मतलब लाइट जो है वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। अब अगर अपन सन से अर्थ के बीच में देखें तो सन से अर्थ के बीच में वैक्यूम है, लेकिन लाइट तो फिर भी वहां से ट्रैवल हो रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइट वैक्यूम से ट्रैवल होती है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में लाइट इतने मीटर्स ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर के 1000th पार्ट से भी बहुत छोटी होती है लाइट की वेवलेंथ। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हम लाइट की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सबसे पहला, लाइट इनेबल्स अस टू सी। सेकंड, लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। थर्ड, लाइट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो स्पीड दी हुई है ये वैक्यूम की स्पीड है या फिर लाइट की स्पीड इन एयर है ये, ठीक है। मीडियम जैसे ही चेंज होगा लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज लाइट ट्रैवल्स एट अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है। प्रोपगेट होना मतलब एक जगह से किसी दूसरी जगह तक जाना, उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन। तो लाइट का प्रोपगेशन कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें तो एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि एक बल्ब है। अब यहां से देखिए लाइट निकल रही है और सीधा जा रही है। यहां से लाइट निकल रही है, सीधा जा रही है। इधर से लाइट निकल रही है, सीधा जा रही है। तो लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। एंड वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जिससे हम बोल सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम या वैक्यूम। अगर आप किसी भी मीडियम या वैक्यूम में देखिएगा तो लाइट एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है। और ये जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब सवाल उठता है, क्या लाइट कभी अपना रास्ता बदलती है? तो बिल्कुल राइट, कभी कभी अपना रास्ता बदल लेती है। लाइट अपना रास्ता बदलती है जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, या फिर जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर जब लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इन केसेस में लाइट जो है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो बार बार दो वर्ड्स आएंगे, एक होता है रे ऑफ लाइट, एक होता है बीम ऑफ लाइट। तो दोनों चीजों को समझते हैं कि रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर एक देखेंगे तो मान लीजिए फोकस लाइट लगी हुई है एक, ठीक है, या पार्टीज में आपने देखा होगा ऐसी स्टेज पे लाइट लगी होती है, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो यहां से लेकर के यहां तक एक सेट ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। अब ये सेट ऑफ लाइट कैसे बना हुआ होगा? तो यहां पर जैसे मैंने बल्ब में एरोज निकाले हैं, तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो अलग अलग निकल रही है ये क्या हो गई? रे ऑफ लाइट। लेकिन इन सबको एज अ बंडल ले लें अगर, ठीक है, इन सबको अगर अपन एज अ बंडल ले लें तो क्या ये इस तरीके का नजर आने लगेगा? मतलब यहां से बहुत सारी लाइट आ रही होगी। ये एक रे ऑफ लाइट, ये एक और रे ऑफ लाइट, एक और रे ऑफ लाइट, एक और रे ऑफ लाइट, ऐसे बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही होगी। इन रे ऑफ लाइट्स का जो एक्यूमुलेटेड बंडल है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि मीडियम क्या होता है। अब लाइट जो है वो जहां से भी ट्रैवल कर रही है उसको हम बोलते हैं मीडियम।
ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से लाइट ट्रैवल हो रही है, ठीक है, तो लाइट अगर यहाँ से ट्रैवल हो रही है तो यहाँ पे क्या है आसपास, तो यहाँ पर हवा है, एयर है। वैसे ही सन से जब लाइट अर्थ की तरफ आती है तो क्या होता है वहाँ पर वैक्यूम होता है। वैसे ही अगर चश्मे की ग्लास से लाइट पास हो रही होगी तो बीच में चश्मे की ग्लास क्या चीज़ से बनी हुई है, तो वो ग्लास से बनी हुई है, ठीक है। मतलब जो स्पेक्स में जो ग्लासेस लगी हुई हैं उसके थ्रू जब लाइट पास हो रही है तो वो एक सॉलिड सब्सटेंस से पास हो रही है। तो मीडियम के अकॉर्डिंग अगर अपन लाइट को स्टडी करें तो मीडियम क्या होता है ये समझते हैं। तो मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू लाइट जो है वो प्रोपागेट होती है या फिर प्रोपागेट होने की कोशिश करती है। मतलब जरूरी नहीं है कि लाइट प्रोपागेट हो पाएगी, बट अगर लाइट प्रोपागेट हो रही है या फिर लाइट प्रोपागेट होने की कोशिश कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। मीडियम तीन तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम और ट्रांसक्लूसेंट मीडियम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, तो यहां पर देखिए टॉर्च की लाइट मारे और पूरी लाइट इससे आर पार हो गई, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके थ्रू लाइट पूरी आर पार हो जा रही है, इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। वैसे ही यहां पर अगर आप सेकंड वाला देखिएगा जो ट्रांसक्लूसेंट मीडियम है, तो ट्रांसक्लूसेंट मीडियम में यहां देखिए टॉर्च से लाइट मारे एक पर्टिकुलर ग्लास से, उस ग्लास से यहां पर देखिए 4 एरोज है, यहां पे 2 एरो आया, मतलब पूरी तरह से लाइट पास नहीं हुई, पार्शियली लाइट पास हुई, पार्शियली लाइट पास नहीं हुई। इस तरीके के सब्सटेंस को बोलते हैं ट्रांसक्लूसेंट सब्सटेंस। अक्सर हमारे सन ग्लासेस में इस तरीके के सब्सटेंसेस लगाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप ओपेक सब्सटेंसेस देखेंगे तो ओपेक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू लाइट आर पार नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए टॉर्च से एक ओपेक सब्सटेंस के ऊपर लाइट को प्रोजेक्ट किया है लेकिन लाइट पार नहीं हो पाई, जैसे कि हमारा बैकपैक अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक ओपेक सब्सटेंस। कुछ और एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास, क्लियर प्लास्टिक, ये सब ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ओपेक का एग्जांपल हो जाएगा वुड, मेटल, ब्रिक, और ट्रांसक्लूसेंट का एग्जांपल हो जाएगा पेपर, बटर पेपर, इस टाइप की चीजें ट्रांसक्लूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मीडियम समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण लाइट बाउंस बैक करती है, ठीक है, वापस सेम मीडियम में। तो मतलब लाइट आएगी, लाइट उस चीज से टकराएगी और टकरा करके वापस उसी मीडियम पर बाउंस बैक करेगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पर देखिए ये रे ऑफ लाइट आई, ओ से लेकर के ए तक एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, यहां से होते हुए ये एक रे ऑफ लाइट आई, इस मीडियम पे टकराई, ठीक है, ये जो डैश डैश किया वाला मीडियम है इस पर टकराई, और टकराने के बाद वो इस तरफ चले गई, ठीक है। लाइट आई, मीडियम पर टकराई, बाउंस बैक करके वापस चली गई, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर ये जो एओ था जहां से लाइट आई, ये जो रे ऑफ लाइट है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। ये जो ओ से लेकर के बी तक जो रे ऑफ लाइट गई इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन की जगह अपन रे बोलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो सरफेस था, ठीक है, ये जो सरफेस है इससे 90 डिग्री जो बन रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल के आगे रे नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है AON, ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब यहां से आया इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे यहां से आया, इधर टकराया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां से ये इधर चले गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो है ये मीडियम था, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक टर्म्स समझ में आ गए होंगे। तो अब समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अगर अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे तो सबसे पहला लॉ होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, ये दोनों ही लॉज, दोनों ही एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, मतलब जो पहली वाली रे थी ये इंसिडेंट रे, दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला, और जो नॉर्मल है मतलब
ये तीनों एक ही प्लेन पे आते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो लाइन इसमें टकराने के बाद बाउंस होकर के बाहर या अंदर की तरफ नहीं गई है, इसी प्लेन पे मूव कर रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड को फर्स्ट में देता है, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें कि प्लेन मिरर क्या होता है और उसकी इमेज किस तरीके से बनती है, तो घर पे अक्सर अपने पास एक मिरर होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं और उसके पीछे उतनी ही दूरी पर हमें हम खुद दिखाई देते हैं। उस मिरर को हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर एक लड़की है, ठीक, ये लड़की अपने आप को इस मिरर में देख रही है, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर है जिसमें ये अपने आप को देख रही है, ठीक है। और ये जो मिरर है जिसमें ये लड़की अपने आप को देख रही है, इसकी जस्ट इमेज यहाँ बनी हुई है। तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है। अब अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एक बराबर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप जब मिरर में अपना राइट हैंड लिफ्ट करते हो तो मिरर में जो सामने आपकी इमेज दिखाई दे रही है उसका लेफ्ट हैंड मूव ऊपर उठता है, मतलब राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो इमेज के बारे में क्या क्या पता चला? एक तो इमेज नकली है। नकली है कैसे पता चला? वर्चुअल है कैसे पता चला? पीछे कोई स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपको नकली है, वो दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि वहां पर इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है, लेकिन आप एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से वो लाइट नहीं मीट हो रही है, इसीलिए आप चाहो भी तो उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस समझाता हूं। आप अपने घर के शीशे में जो मिरर में जो इमेज देखते हो वो वर्चुअल इमेज होती है, और जब आप थिएटर पे मूवी देखने जाते हो तो जो पर्दे पे इमेज देखते हो वो रियल इमेज होती है, ठीक है। तो जो आप घर के मिरर में देखे वो नकली इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और जो आप थिएटर के पर्दे में देख रहे हो वो कैसी इमेज है? वो है रियल इमेज, ठीक है। तो अगर अपन प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, इरेक्ट इमेज बनती है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट? इरेक्ट का मतलब यहां पर देखो, ये लड़की का सिर ऊपर है और पैर नीचे है। इमेज में भी सिर ऊपर आया और पैर नीचे, मतलब ऊपर की चीजें ऊपर और नीचे की चीजें नीचे। इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर इसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा तो अपन बोलेंगे इरेक्ट, और अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका इमेज ऐसा उल्टा बनने लगेगा तो अपन उसको बोलेंगे इनवर्टेड, ठीक है। तो इमेज जो है वो कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सेम साइज का है। इमेज जो है वो उतना ही पीछे बना है जितना ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां से ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतना ही दूर पर इमेज नजर आ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट, जो इमेज फॉर्म्ड है प्लेन मिरर में वो लैटरली इन्वर्टेड है, मतलब राइट का लेफ्ट हो गया है और लेफ्ट का राइट हो गया है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर के जो मेन टर्म्स हैं वो क्या हैं, उनका क्या मतलब है और किस तरीके से अपन स्फेरिकल मिरर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, स्फेरिकल मिरर बनेगा कैसे? तो ये एक कांच का बॉल जैसा है, ठीक है, एक पतली कांच का बॉल है, अंदर से खोखला है, हॉलो बॉल है, ठीक है। कैसा बॉल है? हॉलो बॉल है, अंदर से खोखला है ये बॉल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है इस बॉल का सेंटर रहा होगा, ठीक, इसको हम बोलेंगे सी। यहां पर जो सी है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहां से इस कांच के बॉल को काटा तो जो बेसिकली हमको मिला वो ही इतना है, ये पार्ट मिला हमको, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या मिला? ये वाला पार्ट मिला जिसमें से ये जो है ये सेंटर है, ठीक है। इसमें से एक्सट्रैक्ट करके ये इमेज समझ में आ रही है। अब ये जो लाइन बनाए हैं, ठीक है, ये जो हमारे जो मिरर बना, ये जो ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है, अभी ये मिरर नहीं बना है, ठीक है, ये अभी सिर्फ एक ग्लास का टुकड़ा है। इस ग्लास के टुकड़े का जो सेंटर है इसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ते हुए अगर एक लाइन खींच दें तो ये लाइन बनेगी। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां से लेकर के जो पोल तक की दूरी है, ठीक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो इस सर्कल का, बेसिकली इस स्फीयर का वो रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। और ये ग्लास का पीस, ठीक है, अगर इस ग्लास के पीस को मैं इधर से देखूं तो वो कैसा दिखेगा, वो एक सर्कुलर पीस दिखेगा जिसके सेंटर में पोल होगा। तो ये ग्लास का पीस जितना बड़ा है, ठीक है, उतनी ज्यादा लाइट हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे अपर्चर। तो क्या क्या हो गया, जिस बॉल, ग्लास बॉल से वो बना है, उस ग्लास बॉल का सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस ग्लास बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो पार्ट हमने एज अ मिरर के लिए काटा है उसका सेंटर क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पोल। ठीक है, मतलब जो ये पार्ट हमने काटा इसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, पोल। पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिए तो जो लाइन बनी उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब क्या चक्कर है कि हमने इसको बॉल को, जैसे एक जो फेस है ये, इसको इस तरीके से काट लिया, ये अंदर से ऐसा दबा हुआ होगा क्योंकि बॉल के जैसा है। अब दो फेसेस बन गए, एक इस तरफ का फेस और एक इस तरफ का फेस। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं यहाँ से ऐसा काट के बाहर निकाला हूँ तो एक यहाँ का फेस बच गया और एक यहाँ का फेस बच गया। अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। अगर हम देखें तो ये जो पीस हमने काटा था, ठीक है, ये जो पीस हमने यहाँ से काटा है, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पीस हमने काटा है, ठीक है। इसमें अगर जो अंदर का फेस है, इस अंदर के फेस को हम बोलते हैं कॉनकेव फेस, ठीक है, कॉनकेव साइड। और जो बाहर का फेस होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, मतलब कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड होता सब में है। जो ग्लास का पीस मैंने काटा उसमें जो अंदर का हिस्सा था वो क्या था, कॉनकेव साइड, और जो बाहर का हिस्सा था वो क्या है, कॉन्वेक्स साइड। अब अगर हम ये जो अंदर का फेस है, ठीक है, जो कॉनकेव फेस है, ठीक है, मतलब ये अगर मिरर था तो जो अंदर का फेस है कॉनकेव फेस, इसको अगर हम रिफ्लेक्टिंग बना दें, और ये जो बाहर का फेस है इसको अगर अपन डार्क पेंट से, कलर से पेंट कर दें, तो होगी क्या कि लाइट यहाँ से बाउंस बैक करने लगेगी। ठीक है, मतलब करना क्या है, इस वाले फेस को, जो कॉनकेव फेस है, उसको शाइनी बनाना है, सिल्वर पेंट करके उसको शाइनी कर देंगे, और जो पीछे का फेस है उसमें डार्क कलर का पेंट कर देंगे ताकि लाइट जो है वो पास ना हो पाए वहां से। ठीक है, तो जो मिरर बन जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कब बनेगा, कॉनकेव मिरर तब बनेगा जब कॉनकेव फेस को रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे और कॉन्वेक्स फेस को नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे। और बिल्कुल इसका उल्टा कब होगा, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो इनसाइड वाला फेस है वो कौन सा फेस था, कॉनकेव फेस, और जो आउटसाइड वाला फेस था, मतलब ये वाला जो फेस है ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स फेस। तो अगर अपन कॉन्वेक्स फेस को रिफ्लेक्टिंग बना देंगे और कॉनकेव फेस को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना देंगे तो इस केस में हम मिरर को क्या बोलेंगे, हम उस मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब आप इसको कैसे बनाओगे मैं ये समझाता हूं। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस में आप इस तरीके से मिरर बनाओगे। ठीक है, ये दो टाइप का मिरर हो गया। ठीक है, अब मुझे ये वाला फेस, इस साइड वाला फेस रिफ्लेक्टिंग बताना है और उधर वाला फेस नॉन रिफ्लेक्टिंग बताना है। तो हम इस तरीके से छोटी छोटी लाइंस खींच देंगे इसके पीछे। ये क्या बता रहा है कि ये वाला जो फेस है दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस, और जो ये वाला फेस है दिस इज रिफ्लेक्टिंग फेस। ठीक है, मतलब अगर अपन इसको देखें तो जो इस तरफ वाला फेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया और जो इधर वाला फेस है वो रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया। मतलब लाइट अगर यहाँ से जाएगी तो वो टकरा करके पास होने लगेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन होने लगेगा। ठीक है, जबकि लाइट अगर इस तरफ से आएगी तो क्या होगा, नो रिफ्लेक्शन, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला सरफेस हमने कैसा बनाया है, नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाया है। तो ये जो मिरर बना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। बिल्कुल उल्टा इसमें होता है। ठीक है, इसमें जो इनसाइड फेस है, इनसाइड फेस कैसे पता चला, ये एक पर्टिकुलर बॉल जैसे स्फीयर से बना होगा। ठीक है, मान लीजिए ये इस बॉल जैसे स्फीयर से बना है, तो ये हो गया क्या, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहां से हमने इसको काटा तो जो इनसाइड सरफेस है, मतलब जो ये वाला फेस है ये क्या है, दिस इज कॉनकेव फेस, और जो बाहर वाला फेस है ये क्या है, कॉन्वेक्स फेस। अब अगर अपन कॉनकेव फेस को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दें, ठीक है, कॉनकेव फेस को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दें और कॉन्वेक्स फेस को रिफ्लेक्टिंग बना दें, तो जो ये मिरर बनेगा इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, लाइट यहां पर आएगी, ठीक है, और अब की बार इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
इस तरीके से। लेकिन अगर लाइट इस तरफ से आएगी तो क्या होगा? नो रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों होगा नो रिफ्लेक्शन? क्योंकि अपन ने कॉनकेव साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाया है और कॉन्वेक्स साइड को अपन ने रिफ्लेक्टिंग बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। ठीक है, एक साइन कन्वेंशन है क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस तरफ रखेंगे और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस तरफ रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में हमारा जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसको हम इस तरफ रखेंगे और नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम उस तरफ रखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं। ठीक है, ये एक मिरर है। ठीक है, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पोल। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं इस पॉइंट को। और यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। वहीं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस थी इसको हम क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेट अस अज्यूम ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आप हाफ कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा। क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आप हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ आ जाएगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या बोलता है दोस्तों? न्यूमेरिकल बोलता है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और इस कॉनकेव मिरर को हमने क्या किया है, बनाया है बाय कटिंग अ पोर्शन ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर। अपन एक हॉलो ग्लास स्फीयर, वो जो ग्लास स्फीयर था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर था, उसकी मदद से हमने एक कैसा मिरर बनाया? कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, अगर अपन इसको 0 मान लें तो ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आएगा, इस तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। जबकि अगर अपन इसको 0 मान लें तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है वो उस तरफ आ रहा है, तो उसको हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, बेसिक साइन कन्वेंशन है कि इस तरफ को हम पॉजिटिव ले लेंगे और इस तरफ को हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव। एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 24 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के रिस्पेक्ट में इस तरफ है तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? -24 सेंटीमीटर। तो बोलता है भैया फोकल लेंथ बताइए कि इस मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। तो हम जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -24 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप बोलेंगे फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, फोकल लेंथ एक्चुअली 12 सेंटीमीटर ही है। ये माइनस साइन यहां पर ये सिर्फ बता रहा है कि ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन किन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, और हम अलग अलग केसेस उसके अंदर स्टडी करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे तो इमेज कहां फॉर्म होगी। साथ ही उसके अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।